अभी अभी वर्ल्ड कप में एक ऐसा मैच हुआ जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जो मल्टीपल वर्ल्ड कप चैंपियन है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही जिम्बाब्वे जिसे लोग सीरियस टीम मानना छोड़ चुके हैं, यही टीम जो कभी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ 40-50 रन पर सिमट जाया करती थी, यही टीम जिसने करप्शन और पॉलिटिक्स के कारण टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया था, यही बोर्ड जिसे आईसीसी ने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से सस्पेंड कर दिया था, यही देश जहां प्लेयर्स को टाइम पर बेसिक सैलरी तक नहीं मिल पा रही थी, यहां तक कि इस देश के प्लेयर्स को जान बचाने के लिए देश को ही छोड़ना पड़ रहा था, वो भी सिर्फ एक शख्स के कारण। पर आप ये जान के ना हैरान हो जाओगे कि इस शख्स के आने से पहले पिक्चर बहुत अलग थी। जिम्बाब्वे वर्ल्ड क्रिकेट में डर का नाम बना हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लगभग हर बड़ी टीम को यह देश हरा चुका था। Zimbabwe set a low target of 134. Zimbabwe finishing all out, 134 after 46 overs. First black cricketer to ever play for his side. They beat world-class sides India and South Africa through brilliant performances. Remarkable win by Zimbabwe. एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, हीथ स्ट्रीक, एलिस्टर कैम्बेल, नील जॉनसन, हेनरी ओलंगा, ये नाम बताते थे कि जिम्बाब्वे को हल्के में लेना गलती है। टेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में जिम्बाब्वे का बैट्समैन नंबर 1 बैट्समैन था भाई साहब, नंबर 1 बैट्समैन। वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर इस टीम से निकल रहे थे। The bowling attack was also feared worldwide due to the inclusion of excellent spinners Paul Strang. That is close, and that's out. He looks surprised. And national hero Eddie Brandis. Well, that is a disaster for India. They also had a lightning quick pacer in Henry Olonga. और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि जिम्बाब्वे धीरे धीरे ही सही पर वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा नाम बन रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये टीम अपने पीक से सीधा नीचे धड़ाम गिर गई। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने एक राइजिंग क्रिकेट नेशन को तोड़ कर रख दिया? और क्या पिछले कुछ सालों में जिम्बाब्वे की जो परफॉर्मेंस रही है, क्या सच में वो कमबैक की शुरुआत है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज जब क्रिकेट की दुनिया में जिम्बाब्वे का नाम लिया जाता है तो ज़्यादातर लोग उसे एक स्ट्रगलिंग टीम कहकर हंस देते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती वर्षों तक जिम्बाब्वे दुनिया की अच्छी खासी कॉम्पिटिटिव टीमों में गिनी जाती थी। वो कोई फिलर टीम नहीं थी, वो जेन्युइनली डेंजरस टीम थी। अगर आप उस दौर के स्कोर कार्ड्स, रेटिंग्स और मैच रिजल्ट्स को उठाकर देखोगे तो साफ तौर पर दिखता है कि जिम्बाब्वे बड़े बड़े देशों को सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें हरा भी रही थी। लेकिन ये समझने के लिए कि जिम्बाब्वे ने अपने ही क्रिकेट को कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर दिया, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट जिम्बाब्वे में 19वीं सेंचुरी के अंत में आया, जब देश का नाम रोडेशिया था और वो ब्रिटिश रूल के अंडर था। उस समय क्रिकेट केवल व्हाइट इलीट्स का खेल था। क्लब्स, ग्राउंड्स, कोचिंग सिस्टम्स और सिलेक्शन नेटवर्क उन्हीं के कंट्रोल में था। अश्वेत यानी कि ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास क्रिकेट का एक्सेस लगभग ना के बराबर था और यह उस समय की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई थी। हालांकि यह भी सच्चाई है कि इसी इलीट स्ट्रक्चर ने जिम्बाब्वे की आजादी के बाद शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव कल्चर को तैयार किया। रोडेशिया यानी कि जिम्बाब्वे की एक बड़ी खासियत यह थी कि उसकी टीमें साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक टूर्नामेंट, खासतौर पर करी कप में हिस्सा लेती थी और इसका मतलब यह था कि उसके खिलाड़ियों को लगातार हाई क्वालिटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अन्य हिस्सों को यह एक्सपोजर नहीं मिलता था और यही बात आगे चलकर जिम्बाब्वे के लिए ताकत बनती है। 1980 में रोडेशिया इंडिपेंडेंट होता है और जिम्बाब्वे नाम का देश बन जाता है। नया देश, नया फ्लैग, नई नेशनल आइडेंटिटी। और इसके बाद क्रिकेट बोर्ड का नाम भी बदलकर जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन रखा गया। अब ऑफिशियली जिम्बाब्वे एक इंटरनेशनल क्रिकेट नेशन बनने की तैयारी कर रहा था और इसी कारण से आजादी के बाद धीरे धीरे से क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया गया, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस को स्ट्रक्चर दिया गया, लोगान कप को मजबूत किया गया। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि लोगान कप जिम्बाब्वे का प्रीमियर फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट था। इसके अलावा स्कूल लेवल क्रिकेट को बढ़ाया गया, ट्रेनिंग सिस्टम्स को व्यवस्थित किया गया। फैसिलिटीज लिमिटेड थी, लेकिन उस समय के जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों में डेडिकेशन बहुत थी और समय के साथ जिम्बाब्वे ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एसोसिएट मेंबर के तौर पर लगातार इंप्रूव करता रहा खुद को। ये कोई ओवरनाइट जंप नहीं था, ये ग्रेजुअल ग्रोथ थी। हर साल टीम थोड़ा सा बेहतर करती जाती थी और फिर जिम्बाब्वे पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेता है। 1983 वर्ल्ड कप में वो एसोसिएटेड मेंबर था। किसी ने सीरियसली नहीं लिया था उसे। सबको लग रहा था कि सारे मैचेस हार कर वो घर चला जाएगा, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया को उसने 60 रन पर ऑल आउट करके 13 रन से मैच जीत लिया था। वो क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा मूवमेंट था
ऑस्ट्रेलिया उस समय क्रिकेट की सबसे बड़ी पावर थी। जिम्बाब्वे ने सिर्फ मैच नहीं जीता था, जिम्बाब्वे ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। रातों रात जिम्बाब्वे की टीम के चर्चे होने लग गए थे। इसके बाद जिम्बाब्वे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था और भारत को भी ऑलमोस्ट हरा दिया था। वेस्ट इंडीज उस समय बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन थी। जिम्बाब्वे एक विकेट से मैच हार गया, लेकिन परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। 1980s के दौरान जिम्बाब्वे लगातार आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता रहा। 1987 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड को हराया। Time of the game between Zimbabwe and New Zealand played at Hyderabad, the second closest match ever to be played in any World Cup. Zimbabwe won the toss and put New Zealand into bat. They did come very close to defeating New Zealand in a thrilling match where they lost by 3 runs. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से हराया। यह लगातार दूसरी बार था जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराया था। और 1990 आईसीसी ट्रॉफी में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड्स, डेनमार्क और आयरलैंड जैसी टीमों को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचकर यह साबित कर दिया कि वो एसोसिएट लेवल से काफी ऊपर उठ चुकी है। फिर आखिरकार 1992 में जिम्बाब्वे को फुल टेस्ट स्टेटस मिल गया और वो दुनिया का 9th टेस्ट प्लेइंग नेशन बन गया। यह अचीवमेंट छोटा नहीं था, खासकर ऐसे देश के लिए जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं था और अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। हरारे में भारत के खिलाफ उसने पहला टेस्ट मैच खेला। भारत उस समय फेवरेट थी, लेकिन जिम्बाब्वे ने भारत के साथ मैच को ड्रॉ कर दिया और यहां से उसने इस बात को साफ करने की कोशिश की कि जिम्बाब्वे सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आया है, वो आगे चलकर डोमिनेट करने की क्षमता रखता है। Zimbabwe set a low target of 134. Zimbabwe finishing all out, 134 after 46 overs. धीरे धीरे जिम्बाब्वे की टीम में अलग अलग बैकग्राउंड से लेजेंड्स आने लगे। एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, हीथ स्ट्रीक, एलिस्टर कैम्पबेल, नील जॉनसन, इस टाइप के खिलाड़ी टीम की बैकबोन बनते गए। The bowling attack was also feared worldwide due to the inclusion of excellent spinners Paul Strang That is close, and that's out. He looks surprised. and national hero Eddie Brandis. Well, that is a disaster for India. They also had a lightning-quick pacer in Henry Olonga. लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी प्लेयर गोरे रंग के थे, लेकिन टीम में कोई भी काले गोरे का मतभेद नहीं था उस समय। सब जिम्बाब्वे के क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंडी फ्लावर कोई एवरेज प्लेयर नहीं था। 4,794 टेस्ट रन, 51.54 की एवरेज, 2001 में आईसीसी रेटिंग 895। ये बंदा दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज तक बन चुका था एक समय। Andy Flower was one of the great innovators. Who took Zimbabwe cricket to a different level. And it's one thing to say that Andy Flower was the best batsman that Zimbabwe's ever had. Who is undeniably his country's greatest ever talent and one of the best wicketkeeper batsmen of all time. सोचिए एक छोटे से अफ्रीकन देश का, एक गरीब से अफ्रीकन देश का एक खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर। यह दिखाता था कि जिम्बाब्वे सिर्फ compete नहीं कर रहा था, वो वर्ल्ड क्लास टैलेंट भी प्रोड्यूस कर रहा था उस समय। इसके बाद कई ऐसे मैचेस हुए जिसमें जिम्बाब्वे ने अपनी ताकत दिखाई। 1995 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक इनिंग से हरा दिया। उस समय पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप टीम्स में था। वसीम अकरम, वकार यूनिस, इस टाइप के बॉलर थे उसकी टीम में। जिम्बाब्वे ने फिर भी डोमिनेट किया और ये कोई अपसेट नहीं था, ये स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का रिजल्ट था। सन 2000 तक जिम्बाब्वे ने लगभग हर मेजर टीम को हरा दिया था। The first black cricketer to ever play for his side. Through his defense, so Henry Olonga has done it again. वर्ल्ड कप में भारत को हराया, पाकिस्तान को टेस्ट और ओडीआई दोनों में हराया, साउथ अफ्रीका को हराया जो उस समय वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 1, 2 या 3 में रहती थी। 1997 में जिम्बाब्वे ने फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड टीम को 9 विकेट से हरा दिया था और जिम्बाब्वे की टीम इस बात को साबित करती जा रही थी कि वो कोई जायंट किलर नहीं बल्कि सीरियस कंटेंडर है, उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। They beat world-class sides India and South Africa through brilliant performances. Remarkable win by Zimbabwe. कई क्रिकेट एक्सपर्ट ओपनली इस बात को कहने लगे थे कि जिम्बाब्वे एक परमानेंट टॉप टियर टीम बन सकती है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट अपने गेम से बड़े बड़े देशों को परेशान कर रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो अंडरडॉग टीम नहीं रही थी, वो कॉम्पिटिटिव फोर्स बन रही थी। लेकिन यहीं से पूरी कहानी में मोड़ आने वाला था, कुछ ऐसा जो जिम्बाब्वे के क्रिकेट की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिस समय जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम मैदान के ऊपर बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही थी, उसी समय देश के अंदर सत्ता का खेल पूरी तरीके से बदल रहा था। और ये समझना ना बहुत ज़रूरी है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट मैदान पर नहीं आ रहा था, उसे सत्ता और राजनीति इन दोनों ने मिल के हराया था। जिम्बाब्वे पहले रोडेशिया था, वहाँ वाइट माइनॉरिटी की सरकार थी। ज़मीन, पैसा, पावर ये कुछ ही वाइट परिवारों के पास सीमित थी और ये अन्याय था। इसी के खिलाफ लड़ाई हुई और 1980 में रॉबर्ट मुगाबे
सत्ता में आ जाते हैं। शुरुआत में मुगाबे ने खुद को लिबरेशन हीरो बताया, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। ये सिर्फ सरकार चलाना नहीं चाहते थे, वो पूरे देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। 1983 से 1987 के बीच मेटाबलेलैंड में गुरुकुहंडी ऑपरेशन चलाया गया। सरकार ने कहा कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में ऑपरेशन को खत्म करने के लिए आर्मी भेज दी गई। हजारों लोग मारे गए और ये साफ संकेत था कि मुगाबे विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 1990s के दशक तक मुगाबे की पकड़ कमजोर होने लगी थी, इकोनॉमी गिर रही थी, करप्शन बहुत बढ़ रहा था, लोग नाराज थे और ऐसे समय में उन्होंने एक नया हथियार उठाया, रेस और जमीन का मुद्दा। कॉलोनियल समय में अच्छी खेती वाली जमीन वाइट फार्मर्स के पास थी और ये सच था, लेकिन 2000s में जो हुआ वो ऑर्गेनाइज्ड रिफॉर्म नहीं था। फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के नाम पर हजारों फार्म्स पर कब्जा कर लिया गया। कई जगह वाइट फैमिलीज को जबरन बाहर निकाल दिया गया, हिंसा हुई, कुछ लोग मारे भी गए। वाइट फार्मर्स सिर्फ कॉलोनियल मास्टर्स नहीं थे, वो कई पीढ़ियों से जिम्बाब्वे में रह भी रहे थे। लेकिन मुगाबे ने पूरी की पूरी वाइट कम्युनिटी को पॉलिटिकल एनिमी बना दिया। खेती गिर गई, टोबैको एक्सपोर्ट्स जो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की बैकबोन थे वो लगभग टूट गई। 2000 से 2008 के बीच जीडीपी 40% से ज़्यादा गिर चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट 80% ऊपर पहुंच चुका था। 2008 में इन्फ्लेशन 231 मिलियन % पहुंच चुकी थी। 231 मिलियन %। $100 ट्रिलियन का ना एक नोट छपा करता था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। अब इसका क्रिकेट से क्या लेना देना है? बहुत सीधा लेना देना है, बताता हूं। यह सब होने के कारण कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स खत्म होने लगे थे। देश में पैसा था नहीं, क्रिकेट बोर्ड के पास फंड्स नहीं थे, प्लेयर्स की सैलरी की वैल्यू इन्फ्लेशन में खत्म हो जाती थी, फैसिलिटीज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस हो ही नहीं रही थी, इक्विपमेंट समय पर मिलते ही नहीं थे, प्लेयर्स को बेसिक सपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में सरकार का सीधा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। बोर्ड में ऐसे लोग बिठाए गए जो मुगाबे के लॉयल थे। प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया गया। क्रिकेट की इंडिपेंडेंस बिल्कुल खत्म होने लगी थी। रेस का मुद्दा क्रिकेट तक पहुंच चुका था। मुगाबे ओपनली एंटी वाइट लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। कई वाइट क्रिकेटर्स को शक की नजरों से देखा जाने लगा और उन्हें वेस्ट का एजेंट बता दिया गया। कोटा सिस्टम लागू किया गया, लेकिन फेयर तरीके से नहीं। सिलेक्शन मेरिट पे कम, पॉलिटिक्स से ज्यादा होने लगा। टीम के अंदर ट्रस्ट टूटने लगा। प्लेयर्स के बीच रंग के आधार पर सस्पिशन बढ़ चुका था। 2003 वर्ल्ड कप में ये सब कुछ खुलकर सामने आया। एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा, उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड पहनकर प्रोटेस्ट किया। एंडी फ्लावर एक वाइट प्लेयर थे, हेनरी ओलंगा एक ब्लैक प्लेयर थे। उन्होंने बयान दिया कि देश में फ्रीडम खत्म हो चुकी है और ये ना मुगाबे के खिलाफ सीधी चुनौती थी। हेनरी ओलंगा जो कि एक अश्वेत प्लेयर थे, उनको देशद्रोही कह लिया गया क्योंकि उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड पहना था। उन पर सीरियस आरोप लगाए गए, उन्हें जान का खतरा था, उन्हें जिम्बाब्वे छोड़कर बाहर जाना पड़ा और इसके बाद ना हेनरी ओलंगा कभी नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाए। और इसके बाद ना वाइट प्लेयर्स को साफ साफ संदेश दे दिया गया था, या तो चुप रहो या बाहर निकल जाओ। 2004 में हीथ स्ट्रीक जो कि कैप्टन थे, उन्होंने बोर्ड इंटरफेरेंस के खिलाफ ना आवाज उठाई। उन्हें तुरंत कैप्टनसी से बाहर निकाल दिया गया। उसी साल लगभग 15 सीनियर प्लेयर्स ने या तो रिजाइन कर दिया या उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। ये नॉर्मल एग्जिट नहीं था, ये सिस्टम से पुश आउट था। गोल्डन जनरेशन जिसने जिम्बाब्वे को टॉप लेवल तक पहुंचाया था वो टूट चुकी थी। टीम में इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स आ चुके थे, स्ट्रक्चर गिर चुका था। 2004 में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे मात्र 35 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और ये सिर्फ खराब बैटिंग नहीं थी, ये टूटे हुए सिस्टम का नतीजा था। फैसिलिटीज लगातार खराब होती गई, डोमेस्टिक क्रिकेट कमजोर होता चला गया, कोचेज रिजाइन करने लगे, फंडिंग थी ही नहीं और प्लेयर्स को प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा था। 2006 में जिम्बाब्वे ने टेस्ट क्रिकेट से खुद को हटा लिया क्योंकि टीम इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट ही नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान कोलपाक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और इन कॉन्ट्रैक्ट्स ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को आखिरी झटका दे दिया। कोलपाक रूल के हिसाब से ना जिम्बाब्वे के खिलाड़ी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इन दोनों में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते थे और स्टेबल सैलरी पा सकते थे। जब देश में पैसा नहीं था, सैलरी बेकार हो चुकी थी, तो कई प्लेयर्स ने ये रास्ता चुना।
इससे टैलेंट ना सारा का सारा बाहर निकल गया। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चरमरा चुका था। Poorly in the 2007 Cricket World Cup. They even lost to non-test playing nation Ireland. फाइनली 2017 में कू करके मगाबे को हटा दिया गया और एमरसन मनांगवा सत्ता में आ चुके थे, लेकिन तब तक नुकसान पूरा का पूरा हो चुका था। 2019 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। आईसीसी फंडिंग फ्रीज कर चुकी थी और ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि जिम्बाब्वे आईसीसी ग्रांट्स पर ही हेवीली डिपेंडेंट करता था। इसके बाद प्लेयर्स को सैलरी देने में बहुत बड़ी दिक्कत आई। इससे बची कुची क्रिकेट भी जिम्बाब्वे में समाप्त होती चली गई। जो टीम 1999 के वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका को हरा रही थी, वही टीम कुछ सालों में स्ट्रगल करने लगी थी। जिम्बाब्वे क्रिकेट मैदान पर नहीं आ रहा था, उसे खुद की रेशियल पॉलिटिक्स ने खत्म कर दिया था और यहीं से जिम्बाब्वे क्रिकेट का गोल्डन चैप्टर खत्म हो चुका था। देखिए, कहते हैं ना कि जो चीज नीचे गिरती है वो कभी ना कभी और ज्यादा तेजी से वापस उठती है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आईसीसी सस्पेंशन ने पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया था। ये क्लियर सिग्नल था कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद नहीं हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा जिम्बाब्वे के लिए। 2019 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को सस्पेंड किया क्योंकि गवर्नमेंट ने बोर्ड को हटाकर डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और इसी वजह से आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट की फंडिंग को रोक दिया, इंटरनेशनल मैचेस को कैंसिल कर दिया, प्लेयर्स की सैलरी में डिले होने लगा। ये सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट नहीं थी, ये सर्वाइवल का सवाल था और इसका प्रेशर इतना ज्यादा हुआ कि गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ गया। बोर्ड को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया। आईसीसी ने कंडीशन रखी थी कि क्रिकेट को इंडिपेंडेंट तरीके से चलाना होगा और जब आईसीसी को लगा कि डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हुआ है, तब उन्होंने फिर सस्पेंशन को हटाया। लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो हो चुका था और इसीलिए सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टेबल बनाना जरूरी था। लोगान कप को रेगुलर और कंसिस्टेंट बनाया गया। इसके बाद प्रो 50 चैंपियनशिप और डोमेस्टिक T20 कंपटीशन को फिक्स शेड्यूल दिया गया। पहले जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से डिसरप्शंस होते थे उन्हें कम किया गया। प्लेयर्स को प्रॉपर मैच प्रैक्टिस मिलने लगी, लेकिन इसके अलावा फैसिलिटीज भी एक बहुत बड़ा इशू था और इसीलिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब और क्वीन स्पोर्ट्स क्लब को अपग्रेड किया गया। प्रैक्टिस पिचेस को इम्प्रूव किया गया। ट्रेनिंग कैंप्स और फिटनेस प्रोग्राम्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए और ये ओवरनाइट चेंज नहीं था, लेकिन डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर थे। सबसे बड़ा चेंज सिलेक्शन सिस्टम में आया। टीम में स्किन कलर या बैकग्राउंड पर डिसीजन लेने के बजाय टैलेंट को इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। ड्रेसिंग रूम में जो डिवाइड पहले क्रिएट हो गया था उसे कम करने की कोशिश की गई। यह सिंपल रूल था पर चलने लग गया। जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और इसी अप्रोच के साथ टीम में बैलेंस आया। सिकंदर रजा जैसे ऑलराउंडर टीम के कोर बने। ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे फास्ट बॉलर्स ने टीम के अटैक को स्ट्रेंथ दी। शॉन विलियम्स और क्रेग इरविन ने बैटिंग को स्टेबिलिटी दी। ये मिक्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि टीम को एक्सपीरियंस और एग्रेशन दोनों चाहिए थे और इसके रिजल्ट जल्दी दिखने लग गए। 2022 T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को हरा दिया, यूएसए को हरा दिया और फिर स्कॉटलैंड को फाइनल में हराकर क्वालिफाई कर लिया। ये सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं था, ये कमबैक का सिग्नल था। फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराया और ये वर्ल्ड कप का मैच था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसमें हराना कॉन्फिडेंस का लेवल दिखाता है। 2022 में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को ओडीआई सीरीज में 2-1 से हराया। Against a test side in 5 years. Length, it's in the air, there's a chance here, Bushi Sabanda's under it. He's got him! Zimbabwe's done it! Mushfiqur Rahim just getting 100. They have won the series. They win by 5 runs. पाकिस्तान को T20 मैच में हराया। अफगानिस्तान को भी डिफीट किया। 2023 में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। इसके अलावा आयरलैंड को भी सीरीज में हराया। इसके बाद जिम्बाब्वे ने भारत को ओडीआई में हरा दिया और सबसे बड़ा स्टेटमेंट विन तब आया जब 2025 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को T20 में 10 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप टीम के खिलाफ बिना विकेट खोए चेस करना सिंपल बात नहीं होती, ये डोमिनेशन था। और इन परफॉर्मेंसेस के बाद आईसीसी ने जिम्बाब्वे को क्वालिफायर्स और टूर्नामेंट होस्ट करने की परमिशन दे दी। इससे रेवेन्यू फ्लो हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट वापस आने लगा गेम में। स्टेडियम्स के अंदर क्राउड फिर से दिखने लग गए। हाँ, प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इकोनॉमी परफेक्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी टॉप क्रिकेट नेशंस जैसा नहीं है, डोमेस्टिक टैलेंट पूल 1990s जैसा डीप नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का लेवल बहुत कम हो गया है।
प्रोफेशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है, लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहा है। आज ओपनली कहा जा रहा है कि अगर ये डायरेक्शन बनी रही तो अगले 8 से 10 सालों में जिम्बाब्वे फिर से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव नेशन बन सकता है क्रिकेट के अंदर। और ये सब कुछ एक सिंपल सी बात को प्रूव करता है, अगर इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिक्स से, राजनीति से दूर रखा जाए और प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए तो गिरने के बाद भी उठना मुमकिन होता है। आप क्या सोचते हैं जिम्बाब्वे के इस फॉल एंड राइज के बारे में, जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स के बारे में? हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।